नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। आज हम मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में यानी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन सीरीज का अगला प्रश्न पढ़ेंगे। आज हम पॉलिटी से पढ़ेंगे। कल भी हमने पॉलिटी के 2 प्रश्न पढ़ाए थे। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा, जो है उसको भी देखिएगा, जिससे कि आपका मेंस का पोर्शन एक साथ तैयार होता रहे। आज का हमारा प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 3 में राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हेतु संसद की शक्ति निहित है। क्या यह प्रावधान राज्यों की स्वायत्ता को सीमित करता है? यानी यह प्रश्न हमारा अनुच्छेद 3 से संबंधित है कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद की उसमें क्या शक्ति है, या संसद उसमें क्या कर सकती है, इसके बारे में यह पूछना चाह रहा है। यह जो आंसर सीरीज है यह आपके यूपीएससी, पीएससी यानी जितने भी जहाँ भी मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। मेंस का आंसर कुछ अलग नहीं होता है, बस ये है थोड़ा डिटेल में हमें लिखना रहता है। प्रश्न हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हेतु संसद की शक्ति निहित है। क्या यह प्रावधान राज्यों की स्वायत्ता को सीमित करता है? उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। यानी हमें इसमें क्या क्या करना रहेगा? पहले तो अनुच्छेद 3 क्या है इसके बारे में हमें बताना रहेगा। फिर राज्य की सीमाएं परिवर्तन कैसे की जा सकती हैं यह देखना है। संसद का इसमें क्या रोल होता है यह चीज़ हमें देखना है। इसके बाद हमें यह देखना है क्या प्रावधान जो है राज्यों की स्वायत्ता को सीमित करेगा या नहीं करेगा, ऐसा तर्क हमें सिद्ध करना है। ये सब बातें हमें किसी उदाहरण के माध्यम से बतानी है। इसमें जो उदाहरण लिखे जाते हैं वो आपकी विषय से संबंधित ही होने चाहिए। मतलब अगर आप पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो आपका जो उदाहरण रहेगा वो संवैधानिक ही रहना चाहिए, यानी अपने अनुच्छेदों पर हो या ऐसा तर्क उसका होना चाहिए जो संविधान के अनुरूप हो। इसमें जब हम प्रश्न लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक भूमिका लिखते हैं, हम सीधे प्रश्न नहीं लिखने लगते हैं। भूमिका में हम इस जो प्रश्न है इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। हेडिंग यहाँ कोई नहीं डालते हैं। ये हेडिंग जैसे हमने भूमिका आपको बताने के लिए लिख दी है कि थोड़ा भूमिका लिखेंगे, हेडिंग कोई नहीं डालते हैं। इसके बाद हम प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। इस भूमिका में हम यह बताते हैं कि हमारा प्रश्न जो है वह किस चीज़ से संबंधित है। जैसे भारतीय संविधान एक ऐसे संघीय ढांचे की स्थापना करता है जिसमें एकता और विविधता दोनों का संतुलन बना रहे। हमने आपको निबंध पढ़ाया था। निबंध में हमने क्या बताया था कि भाषा आपकी प्रभावी होनी चाहिए। ऐसे ही इसमें भाषा जो है इसमें भी प्रभावी होनी चाहिए। उसका कारण क्या है? पढ़ने वाला जो होता है उसको इंटरेस्ट लेता है पढ़ने में, आपकी तर्क शक्ति पता चलती है उससे। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 जो है इसी संघीय ढांचे की नींव रखता है। अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को यह शक्ति देता है कि वह राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र, नाम अथवा अस्तित्व में परिवर्तन कर सके। यह प्रावधान भारतीय संघ को एक इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिबल स्टेट्स बनाता है। यदि यह बात आप नहीं याद रख पाएँ तो ऐसा कुछ मत लिखिएगा। यह मुझे कहीं मिला था तथ्यों में, इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी है। यदि आप लिख दे रहे हैं तो थोड़ा इससे प्रभाव बनेगा। एक चीज़ और बताएं, ये सब चीज़ें जो होती हैं आप इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। इसके नीचे हेडिंग वगैरह नहीं, लाइन वगैरह नहीं खींचते हैं। यह शक्ति केंद्र को अत्यधिक अधिकार देती है, जिससे यह प्रश्न उठता है क्या राज्यों की स्वायत्ता के विरुद्ध है? भाई यह चीज़ क्या ऐसा तो नहीं कहीं राज्यों के स्वायत्ता के विरुद्ध हो, क्योंकि केंद्र को अत्यधिक अधिकार है। भाई इसमें केंद्र जब चाहे आपका नाम बदल दे, केंद्र जब चाहे सीमा बदल दे, केंद्र जब चाहे राज्य को बांट के 2 भागों में कर दे। तो ऐसा तो नहीं है कि यह केंद्र की मनमानी होने लगे, मनमर्जी होने लगे। अब अनुच्छेद 3 को जरा समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान करता है। क्या? किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करना, किसी राज्य में क्षेत्र को मिला देना, नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य का नाम बदलना, किसी राज्य की सीमाएं बदलना। यह मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, देखो इसमें एक नज़र ये भी देखा जा सकता है। मान लो कोई राज्य है, समझना इस बात को, कोई राज्य है, अब इसमें एक सरकार है जो केंद्र में है, उसको ज़्यादा वोट नहीं मिलता है और वहाँ वो अपनी सरकार जल्दी नहीं बना पाती है। तो क्या ऐसा तो नहीं है वो इसको मनमानी तरीके से इसको बांट दे और 2 राज्यों में बांट दे और 2 राज्यों में बांट कर फिर वो शासन सत्ता कुछ ऐसे चला सके? यानी यह चीज़ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अगर हम सही से देखें तो इसी पर उसमें बात की जा रही है। तो इन सब के लिए क्या रहेगा? राष्ट्रपति की अनुशंसा जो है आवश्यक रहेगी।
साथ ही राज्य की विधानसभा से राय मांगी जाती है, किंतु वह राय बाध्यकारी नहीं होती है। देखो, विधानसभा से तो राय ले लोगे, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं, आप उसको मानो ना मानो, लेकिन राष्ट्रपति की जो सहमति है वह आवश्यक होती है। ऐसे ही अपनी निबंध सीरीज चलाई गई, उसमें हमने निबंध पढ़ाए हैं, आप उनको भी जरूर देखिएगा। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपका मेंस का पोर्शन अच्छे से तैयार होता रहे। संविधान निर्माताओं की सोच इसके पीछे क्या थी? संविधान सभा में इस प्रावधान पर व्यापक बहस हुई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि भारत एक संपूर्ण संघ है और इसकी अखंडता बनाए रखने के लिए केंद्र को राज्यों के निर्माण व परिवर्तन की शक्ति आवश्यक है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य यह नहीं था कि राज्य केंद्र के समान अधिकार रखे, बल्कि यह भारत का संघीय ढांचा लचीला और एकीकृत रहे। अनुच्छेद 3 को इस रूप में रखा गया कि देश की भौगोलिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। फिर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है? संवैधानिक प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया रही भाई? प्रक्रिया समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो, पहला चीज़ क्या है? राष्ट्रपति संसद में ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने की अनुशंसा करेगा। उस विधेयक की प्रति संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजी जाएगी। मतलब ये उनको खबर भी तो करनी है। विधानसभा अपनी राय देगी, लेकिन यह बाध्यकारी राय नहीं है। वह राय जरूर देगी कि भाई इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। संसद उस राय पर विचार कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। विधेयक पारित होने पर राज्य की सीमाओं, नाम या अस्तित्व में परिवर्तन लागू हो जाता है। फिर आता है, इस प्रक्रिया में राज्य की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। यही इस प्रावधान का विवादास्पद पहलू भी है। देखो, जब हमारी आप बात मानो तो हम कुछ बात बताएं। मान लो आप मानोगे है नहीं, जिस दिन आप चाहोगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दो अलग अलग बना दोगे। आपने हमें बताया कि भौगोलिक स्थितियां दोनों की अलग अलग हैं, लेकिन इसके पीछे हो सकता है कुछ और मंशा उस समय की सरकार की रही हो। राज्यों की स्वायत्ता पर प्रभाव। यह प्रावधान राज्यों की राजनीतिक स्वायत्ता को सीमित अवश्य करता है, परंतु संविधान की एकात्मकता को सुनिश्चित भी करता है। फिर स्वायत्ता की सीमा क्या है? जैसे राज्य केवल अपनी राय दे सकते हैं, उनकी अनुमति आवश्यक नहीं है। इससे यह स्थिति बनती है कि केंद्र चाहे तो राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकता है, भले ही राज्य असहमत हो। वही बात है, हम चाहें न चाहें हो जाएगा। एकात्मक संघ का संरक्षण, यानी भारतीय संघ की प्रकृति अमेरिकी संघ जैसी नहीं है। यह एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। इसलिए केंद्र को अंतिम निर्णय का अधिकार दिया गया है ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। अब कुछ उदाहरण की बात करते हैं। हमसे कहा था ना उसने कि उदाहरण के माध्यम से समझाइए। जो उदाहरण लेंगे वो वही हम फैक्ट लेंगे, वही केस लेंगे जो हुए हैं पहले। जैसे 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल जैसे राज्य बने। कई राज्यों की सीमाएं बदली और केंद्र की शक्ति निर्णायक रही। 2003 में 3 नए राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड आते हैं। इन राज्यों के निर्माण में संसद ने अंतिम निर्णय लिया। उदाहरणतः झारखंड के निर्माण में बिहार विधानसभा ने विरोध जताया था, फिर भी संसद ने राज्य बना दिया था। ये उस समय एक बार हुआ था। 2014 में तेलंगाना का गठन, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने विरोध किया, फिर भी संसद ने अनुच्छेद 3 के तहत तेलंगाना राज्य बना दिया। यह अनुच्छेद 3 की शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ राज्य की राय बाध्यकारी नहीं मानी गई। आप यही ऐसे उदाहरण आप देंगे। देखो, यदि आपको मेरा थोड़ा भी पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, क्वालिटी है आंसर लिखने में, लिखाने सिखाने तरीके में, तो आप ज़रूर वीडियो को आप लाइक वगैरह कर लिया करिए। कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्या है, आप जब खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्री के बाद मेंस निकलने के चांस बनेंगे। बिना मेंस निकाले आप इंटरव्यू में नहीं जाएंगे, इंटरव्यू में नहीं जाएंगे तो आप नौकरी में नहीं जाएंगे। यानी इतना तो स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेगा। क्लास आप पूरी देखा करो, क्योंकि PDF से आप कहाँ ये चीज़ें समझ पाओगे। PDF में तो वही लिखा ना जो आपकी किताबों में लिखा है। भाई मैं भी तो किताब से ही आंसर लेता हूँ, तो वही लिखा है। तो इतना आप जल्दी अगर समझ जाते वैसे तो हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्लास पूरी देखा करो। न्यायालयों की व्याख्या क्या है? बेरूबारी यूनियन केस, यानी बेरूबारी वाला जो केस था 1960 वाला, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत की सीमा में परिवर्तन के लिए संशोधन आवश्यक है, परंतु अतिरिक्त राज्य सीमाओं में परिवर्तन हेतु अनुच्छेद 3 अपर्याप्त है। फिर बाबूलाल पराठे और बम्बई राज्य के सामने जो हुआ था एक 1960 में,
तो न्यायालय ने क्या कहा, संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य की असहमति के बावजूद सीमाओं में परिवर्तन करे। फिर कुलदीप नैयर केस आता है 2006 में। तो न्यायालय ने यह दोहराया कि भारत का संघ यानी इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिचबल स्टेट्स है, अतः संसद की सर्वोच्चता बनी रहती है। ये वाला तो मत लिखना, भूल जाओगे इसको। फिर संवैधानिक दर्शन जरा देखते हैं। अनुच्छेद 3 का उद्देश्य केंद्र की शक्ति बढ़ाना नहीं बल्कि राष्ट्रीय अखंडता और प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित करना है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन संभव होना चाहिए। यदि राज्यों को पुनः स्वतंत्रता दे दी जाए, हर राज्य अपनी सीमाओं में परिवर्तन का विरोध करेगा, जिससे आवश्यक सुधार ठप पड़ जाएंगे। ये बात तो सही है। अगर मान लो परमिशन दे दी जाएगी तो हर राज्य कहेगा कि भाई नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, तो वहाँ पर समस्या आने लगेगी। यह शक्ति केंद्र को दी गई ताकि देश के समग्र हित में निर्णय लिए जा सकें। अब देखो, थोड़ा बंटना आवश्यक भी है। कैसे आवश्यक है? जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड का आधा से ज़्यादा जो एरिया है वो पहाड़ी है, और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश पूरा मैदानी है। अब मान लो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, या मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज के लिए कोई योजना बनाई गई, तो क्या वही योजना नैनीताल के लिए बराबर काम कर पाएगी? आप खुद समझिए ये चीज़। यानी क्षेत्रीय विभाजन आवश्यक था कहीं कहीं। फिर राजनीतिक और प्रशासनिक पक्ष क्या होते हैं? यह प्रावधान राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील है, क्योंकि राज्य पहचान, भाषा और संस्कृति से जुड़े होते हैं। केंद्र को इस शक्ति का प्रयोग संवेदनशीलता और परामर्श के साथ करना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 3 शक्ति देता है, परंतु विवेक और संवाद की भावना बनाए रखना भी आवश्यक है। फिर राज्यों की अधिकारों की सुरक्षा। भले ही यह प्रावधान राज्यों की स्वायत्तता सीमित करता प्रतीत हो, परंतु अन्य प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 245 से 263 के माध्यम से राज्यों को पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। संविधान ने संघवाद की आत्मा को बनाए रखा है, जहां केंद्र की सर्वोच्चता के साथ राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। अब आलोचना देख लेते हैं। पूछा जा सकता है, अभी इस प्रश्न में नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जाता है ज़्यादातर। सकारात्मक पक्ष क्या रहेगा? देश की अखंडता बनाए रखता है, प्रशासनिक पुनर्गठन को संभव बनाता है और लचीलेपन और अनुकूलन की क्षमता बढ़ाता है। नकारात्मक पक्ष क्या होगा? राज्यों की राय का अनादर हो सकता है, क्षेत्रीय असंतोष या आंदोलन उत्पन्न हो सकते हैं, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव की संभावना बनी रहती है। अब देखो, इसमें निष्कर्ष हेडिंग नहीं डालेंगे, लेकिन यहाँ निष्कर्ष जैसा हम कुछ लिखेंगे, जैसे हमने प्रस्तावना शुरुआत में लिखी थी, उसमें हम भले ही 40 शब्द लिख दें, लेकिन लिखेंगे जिससे हमारा उत्तर पूरा लगे। अनुच्छेद 3 भारतीय संघ की एकात्मता के साथ संहिता का सुंदर उदाहरण है। यह राज्यों की पूर्ण स्वायत्तता को सीमित करता है, परंतु राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक सुविधा और सामाजिक विविधता के समन्वय को भी संभव बनाता है। भारत का संविधान जो है लचीला और जीवंत है, उसमें परिवर्तन की क्षमता है, परंतु वह परिवर्तन हमेशा लोकतांत्रिक संवाद, सहमति और संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 3 राज्यों की स्वायत्तता को सीमित करता हुआ प्रतीत होता है, पर वास्तव में यह भारत की संहिता को स्थायित्व भी प्रदान करता है। तो यह आपका उत्तर होता है। अब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा लोगों में, जिससे और लोगों को लाभ हो। देखिए, ज़्यादा लोगों को आप शेयर किया करो। वीडियो पर जब शेयर आप ज़्यादा करोगे तो वीडियो ज़्यादा लोगों को मिलेगी, तो थोड़ा बनाने का मन भी करता है। वैसे क्या है, पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।